अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आजकल हमारे मुल्क में हर तरफ क्लाउड बर्स्ट का चर्चा है और क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत सारी जानें हमने ज़ाया की हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में ही क्यों आते हैं और इसकी मेन वजह क्या है। क्या क्लाउड बर्स्ट मुस्तकबिल में बढ़ेंगे और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें क्लाउड बर्स्ट से बचा सकती है? माहिरीन के मुताबिक जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश एक ही जगह पर, एक लोकलाइज जगह पर हो तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा बादल फट गया। क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, चीन में आपको अक्सर खबरों में नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्लाउड बर्स्ट यूरोप में भी होता है। यूरोप की एल्प्स माउंटेन रेंज जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं और फिर अमेरिका में भी माउंटेनियस रेंजेस पर, जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं। सूरज की शुआएं समंदर के पानी को गर्म करती हैं, क्लाउड्स बनते हैं, आबी बुखारात उठते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्की की तरफ जाते हैं और फिर खुश्की पर जाकर वो बारिश की शक्ल में पानी को जमीन पर फेंक देते हैं। लेकिन अगर बारिश का पानी इतना ज्यादा हो, बुखारात इतने भारी हों, बादल इतने वजनी हों कि ऐसे लगे कि बादल फट गया है और पूरी की पूरी आबशार जमीन पर आ रही है, तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। आम हालात में तो यही बादल आहिस्ता आहिस्ता बारिश बरसाते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरीके से गर्म हवाओं की वजह से समंदर से बुखारात खुश्की की तरफ आ रहे हैं और जहां पर उन्हें पहाड़ नजर आते हैं, पहाड़ मिलते हैं, वहां पर वो पहाड़ की सतह पर आबी बुखारात ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो पहाड़ से आगे तो जा नहीं सकते, एक रिस्ट्रिक्शन है, तो वो वहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। अब वहां पर जब वो ऊपर उठते हैं तो हमें पता है कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते हैं। खला की तरफ हम जब जाते हैं तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, ठंडक का एहसास ज्यादा होता है। आबी बुखारात इस कम टेम्परेचर की वजह से प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी उनकी कंडेंसेशन होती है। वो या तो पानी की शक्ल में आ जाते हैं, बूंदें बन जाते हैं, या वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि जिस तरह बर्फ बन जाती है। इस बूंद को या इस क्रिस्टलाइन फॉर्म को ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स मिलती है और उसकी वजह से ये पानी के कतरे हवा में मुअल्लक नहीं रह सकते, ये नीचे की तरफ आते हैं, बारिश बन जाते हैं। पहाड़ों से जो ऊपर की तरफ आबी बुखारात जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस का एक खास नाम है, इसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। खुश्की में जहां पर पहाड़ नहीं होते वहां पे ओरोग्राफिक लिफ्ट नहीं होती, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक लिफ्ट होती है और उसकी वजह से जब वजनी क्लाउड्स, वजनी बादल पहाड़ों से ऊपर जाते हैं तो वो एकदम बरसते हैं और हमें क्लाउड बर्स्ट नजर आते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि पहाड़ के एक तरफ हरियाली है और उसकी वजह यह है कि वहां पर ओरोग्राफिक लिफ्ट हो रही है और बहुत ज्यादा शदीद बारिशें हो रही हैं। साथ में आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ जिससे आपको नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा बादल, उसके अंदर से एक आबशार नीचे जमीन पर आ रही है और पहाड़ की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्लाउड बर्स्ट हमेशा वहां पर होने चाहिए जहां पर पहाड़ होते हैं, क्या हम यही कह रहे हैं? लेकिन फिर कराची में क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि क्लाउड बर्स्ट कराची में इसलिए हो रहे हैं, कराची एक फ्लैट जमीन है, बिल्कुल कंक्रीट का बना हुआ एक शहर है। वहां पर हिद्दत बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जब आबी बुखारात आते हैं कराची के समंदरों से, आबी बुखारात कराची की तरफ आते हैं वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। अब जब गर्म हवाएं ऊपर उठना शुरू होती हैं तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है और फिर एक खास किस्म के बादल बनाती हैं जिसे हम क्यूमुलो निम्बस कहते हैं। इन बादलों की वजह से, ये बड़े बड़े रुई के बादल, ऐसे लगता है हवा में रुई के ढेर मौलक हैं। इन बादलों की वजह से बहुत शदीद बारिशें कराची में होती हैं। तो कराची में ओरोग्राफिक लिफ्ट नहीं होती, पहाड़ों के जरिए ऊपर बादल नहीं जाते, लेकिन टेम्परेचर की वजह से बादल बनते हैं और वो ऊपर जाते हैं और फिर वो बरसते हैं। साथ साथ साइंस का एक और रिलेशन भी है जो कि हमारी मदद करता है कि ये वजनी बादल बन क्यों रहे हैं, और इसका नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन रिलेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन रिलेशन की मसावत तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आसान जुबान में आपको बता दूं कि अगर 1 डिग्री फिजा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो 7% ज्यादा नमी बादलों के अंदर आएगी, यानी बादल इतने ही ज्यादा बनेंगे। अब हमारी फिजा में तो टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 250
सालों में हमने 1.25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए और उसमें इंसान का ही ज़्यादा अमल दखल है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से बादल भी वज़नी पैदा हो रहे हैं। अब ये बादल कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो 2 तरफ से मानसून के वक्त में बादल आते हैं। एक आता है अरेबियन सी जो कि हमारा समंदर है कराची के साहिल के साथ, और दूसरी है बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल की तरफ से। ये दोनों ऐसे रिजर्वायर हैं पानी के जहाँ से आबी बुखारात आते हैं, वज़नी बादल आते हैं और फिर वो इंडिया से, बांग्लादेश से होते हुए और इधर पाकिस्तान से होते हुए सामने की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी कुदरती दीवार है जिसे हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ों ने मिलकर बनाया है। वो जाते हैं, इन दीवारों के साथ लगते हैं और फिर ओरोग्राफिक लिफ्ट होती है और वहाँ पर ये बादल बहुत शिद्दत से बरसते हैं जिसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। लेकिन ये काम तो शुरू से होता आ रहा है, फिर आखिरकार और क्या ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से क्लाउड बर्स्ट अब ज़्यादा होना शुरू हो गए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादा होने की वजह यह है कि अब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए। एक सवाल ये ज़हन में आता है कि क्लाउड बर्स्ट में क्या कराची की तरफ सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस ही बादल ऐसे हैं जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर किस्म का बादल इसमें हिस्सा लेता है। स्ट्रेटस बादल हो, निम्बोस्ट्रेटस हो, चाहे क्यूमुलस हो और क्यूमुलस निम्बस, मुख्तलिफ किस्म के बादल होते हैं जिन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ काले रंग के होते हैं, कुछ रुई की तरह के होते हैं, कुछ आपस में घुले मिले होते हैं। ये तमाम बादल क्लाउड बर्स्ट का हिस्सा बन सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट की हिस्ट्री की तरफ अगर देखा जाए तो कश्मीर में, नेपाल में, तिब्बत में बहुत सी ऐसी पुरानी दास्तानें हैं जिसमें यह बताया गया है कि बारिश इतनी तेजी से आई कि पूरे के पूरे गांव को अपने साथ ले गई। लेकिन 1908 में कश्मीर का क्लाउड बर्स्ट सबको याद होगा। 1970 की दिहाई में नेपाल में हिमालय के खिते में क्लाउड बर्स्ट हुआ। 2001 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ। मैं आपको कुछ तस्वीरें, लो रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं, दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ घंटों में, 10 घंटों में 620 मिलीमीटर बारिश हुई। और उसके बाद क्लाउड बर्स्ट हुआ 2010 में लद्दाख में, जहां में सिर्फ 1 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। आप तस्वीर में देख सकते हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए, बड़ी जानें गईं। लेकिन अब मैं लेकर चलता हूं 2013 के केदारनाथ क्लाउड बर्स्ट की तरफ, जिसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिसमें पूरे के पूरे गांव बह गए और हजारों लोगों की जिंदगियां इसमें चली गईं। क्लाउड बर्स्ट हमारे मुल्क में शुमाली इलाकों में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं और इसमें एक और बड़ी वजह मौसमी तब्दीलियां, इंसानी सरगर्मियां और जुग्राफियाई तब्दीलियां भी हैं। ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं हमारे मुल्क में। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सैकड़ों ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन तस्वीर से भी आपको अंदाजा होगा कि कितनी तेज़ी से हमारी बर्फ़ पानी बनकर हमारे खुश्क इलाकों की तरफ आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 से 50 सालों में 13% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं हिमालय के। इसी तरीके से इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि 13% ग्लेशियर पिघल चुके हैं। लेकिन अल जजीरा ने भी एक और रिपोर्ट दी है जिसमें उसने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं हमारी दुनिया के और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाते हैं इस सदी के आखिर में, तो 30 से 50% हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अगर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाते हैं तो 2/3 यानी तकरीबन 66% हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएं, जो कि प्रेडिक्टेड है, जो कि फोरकास्टेड है, जिसका तखमीना लगाया जा रहा है कि 4 डिग्री ही बढ़ेंगे 2100 तक, तो हमारे मुल्क के करीब हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो 75% तक 2100 की सदी में बह चुके होंगे, पानी बनकर नीचे आ चुके होंगे। तो एक तो सैलाब बहुत आएंगे और बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होगा, लेकिन साथ साथ ग्लेशियर जो हैं वो उनके पिघलने की वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि आर्कटिक में और हिमालय में जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर गर्मी की, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो डबल होता है नीचे इलाकों से। तो इसलिए आर्कटिक हो गया या हिमालय के पहाड़ हो गए, ये इनकी बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलेगी और जब इनकी बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघलेगी तो उसके साथ फिर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेंगे। जब और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं। साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई, एक पूरा टॉपिक है। लेकिन पोलर जेट स्ट्रीम्स के बारे में हमने बात की थी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं।
मैं अगर यहाँ से ऊपर चला जाऊं सी लेवल से, तो तकरीबन 6 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में पूरे के पूरे दरिया हैं मगरिब से आने वाली हवाओं के। तो ऐसे लगेगा आपको, मैं तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि ये पूरा एक दरिया बह रहा है हवाओं का, और ये हवाओं का जो दरिया है ये मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर्स के वेदर पैटर्न्स में चेंजेस लाता है। अब गर्मी की वजह से ये दरिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदलना शुरू हो गए हैं, और यूरोप में भी बारिशों के सीजन और साथ साथ लोकेशंस बदलना शुरू हो गई हैं, और वही काम सब ट्रॉपिकल एरिया में भी हो रहे हैं। साथ साथ हमने पहाड़ी इलाकों में जो दरख्त काटने शुरू किए उसकी वजह से, और वहां पर बहुत सी बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, तो हमारे पहाड़ी इलाके भी कराची की तरह कंक्रीट के खंडर बनते जा रहे हैं, एस्फाल्ट के, क्रीट के, जिसकी वजह से जब पानी उन पर पड़ता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तामीरात हो रही हैं, तो पानी ज़मीन में जज्ब नहीं होता, वो सीधा सीधा नहरों में, दरियाओं में आ जाता है, और उससे होता हुआ फिर वो शहरी इलाकों की तरफ आता है और वहाँ पर आके तबाही मचाता है। दरख्त तो हमने छोड़े नहीं, दरख्त तो हमने इतने बुरे तरीके से काटे हैं कि वो इस पानी का रास्ता रोक ही नहीं सकते। तो दरख्त काटने से, कंक्रीट की बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने से, ग्लेशियर के पिघलने से, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं। और फ्लैश फ्लड्स की वीडियोस इस मर्तबा बहुत ज़्यादा आम हुई। हमने देखा कि 1 सेकंड में किस तरीके से पूरे के पूरे गांव ख़त्म कर दिए गए फ्लैश फ्लड की वजह से, और हमारे शहरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, वहां पर बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जिनको लेकर हम इनकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी डॉपलर रेडार सिस्टम्स की है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया और जापान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। मैं आपको यहाँ पर एक रेडार सिस्टम दिखा रहा हूँ। ये रेडार बादलों की तरफ एक वेव फेंकता है एक खास फ्रीक्वेंसी की। अगर बादल हमारी तरफ आ रहे हैं तो वो जो वापस आती है वेव रिफ्लेक्ट होके, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसे डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, और हमें उसकी बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कि ये बादल हमारी तरफ आ रहे हैं। तो एक तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो ये बादल दूसरी तरफ जा रहे हैं या ये हमारी तरफ आ रहे हैं। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी स्पीड क्या है, ये कितनी देर में यहाँ तक पहुँचेंगे। और दूसरा, हमें इससे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस बादल में कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। हमें डॉपलर रेडार्स अपने पहाड़ी इलाकों में जगह जगह पर लगाने चाहिए, लेकिन साथ साथ हम सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने कुछ अरसे पहले काफ़ी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी हैं, और इनमें हम वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोप, इंडिया, नासा यानी अमेरिका, कनाडा, बहुत से ममालिक मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिनके ज़रिए वो सैटेलाइट का डाटा लेते हैं, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट GPM एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि यही काम कर रहा है। बहुत से मुल्क उसमें काम कर रहे हैं। बीसियों सैटेलाइट्स हैं, और उनका काम यह है कि वो हर वक्त वेदर पैटर्न्स को देख रहे होते हैं, और अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, वो पहले बता देते हैं कि यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने वाली है, यहाँ पे कोई क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। मैं यहाँ पर उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये मुल्क ऐसी ऐप्स बनाते हैं जहाँ पर ये लोगों को वार्निंग देते हैं कि आप फ़ौरन इस जगह से निकलें। हमारे यहाँ तो चरवाहे पहाड़ों पर जो मौजूद होते हैं वो वार्निंग सिस्टम दे रहे होते हैं, या पिंडी में हम हाथ से बजाने वाले जो भोंपू हैं उनके ज़रिए ये वार्निंग सिस्टम बनाया जा रहा होता है। लेकिन एक्चुअल वार्निंग सिस्टम मोबाइल सिस्टम्स पर होता है, जो कि हर किसी के हाथ में होता है, और वहाँ पर आपको वार्निंग सिस्टम दिया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, बहुत सी चीज़ें की जाती हैं जो हम कर सकते हैं अपने मुल्क में, और उसके साथ साथ हम अपने शहरों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीन में और बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसे शहर बनाए जा रहे हैं जो कि पानी को जज्ब कर लेते हैं। उनके अंदर पानी फ्लड के डाइवर्जन चैनल्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर डाइवर्जन चैनल दिखा रहा हूँ कि पानी एक तरफ से आ रहा है और फिर वो शहर के बाहर से ही एक दूसरी तरफ निकल जाता है। हमने पूरा एक चैनल बनाया होता है जिन्हें डाइवर्जन चैनल्स कहते हैं। लेकिन साथ साथ हम मसनूई झीलें, लेक्स बना देते हैं ताकि उनमें पानी इकट्ठा होता जाए, जिसे बाद में इस्तेमाल किया जाए। डैम तो खैर हम बड़े अरसे से बना ही रहे हैं। और उसके साथ साथ जो शहर हैं वो स्पंज सिटीज़ होते हैं। स्पंज सिटीज़ का मतलब है वो स्पंज की तरह पानी को चूस लेते हैं। उनमें ग्रीन रूफ्स होती हैं, उनमें सड़कें होती हैं, उनमें मैदान ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए पानी नीचे चला जाता है, और नीचे पानी को स्टोर करने के रिजर्वायर्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है और उसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें अपने शहरों को भी चेंज करने की ज़रूरत है, उनके डिज़ाइन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने हैं मुस्तकबिल में भी। मैंने आपको डाटा दिखा दिया है। 2021 तक काफ़ी ज़्यादा काम ये चलता रहेगा, तो हमें इसके लिए काम बहुत ज़्यादा करना है। हमें अपने निसाब को भी बदलना होगा। हमें पानी के सब्जेक्ट्स, क्लासेस, जो अर्ली क्लासेस है उनमें इंट्रोड्यूस कराने होंगे। हमें बच्चों को बताना होगा पानी ज़ाया नहीं करना। और उसके साथ साथ हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग
एनवायरमेंटल साइंसेज की तरफ जाना होगा, जियो इंजीनियरिंग की तरफ जाना होगा। हमारी यूनिवर्सिटियों में ऐसी इंजीनियरिंग करवानी चाहिए जिसका हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। ऐसी इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा जिसका हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा ना हो, तो हमें क्लाइमेट इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मुस्तकबिल के लिए तैयारी कर सकते हैं और क्लाउड बर्स्ट और इस जैसी आने वाली और नागहानी जो मुसीबतें हैं उनका तदारुक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तफ्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।